हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट का एक नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, जो है क्रिएशन ऑफ मनी या क्रेडिट क्रिएशन हम इसको कह सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मनी को कैसे क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक, और ये होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्रिएट कैसे की जाती है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, तो वो हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है बेसिकली। अगर हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये बैंक की वो पावर है, बैंक की उस पावर को कह सकते हैं, तो पावर है ये बैंक की जो किसी भी बैंक को सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सपेंड करने में हेल्प करती है। एक बैंक अपने इस पावर की हेल्प से सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सपेंड कर सकता है। और वो होता कैसे है, ये डिपॉजिट कैसे एक्सपेंड होते हैं, लोन के थ्रू, एडवांसेस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा इनको जो है एक बैंक क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। मीन्स जैसे अगर एक पर्सन बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवाता है तो बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट में से कुछ पार्ट वो लोन की फॉर्म में आगे किसी को दे देता है जिनको मनी की रिक्वायरमेंट है, जो बड़ी मनी बोरो करना चाहते हैं तो बैंक से मनी लोन की फॉर्म में लेते हैं। अब ये लोन बैंक कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैंक के पास जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं तो उन्हीं के बेस पर ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है, बैंक क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में भी क्रेडिट क्रिएशन का रोल है। तो मीन्स क्रेडिट क्रिएशन क्या है, ये एक ऐसी पावर है बैंक की जिसकी वजह से प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा एक जो बैंक है वो मनी को बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है सेकेंडरी डिपॉजिट को। और कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है, क्रेडिट क्रिएशन की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूलिन, क्रेडिट क्रिएशन refers to the power of commercial bank to expand secondary deposit either through the process of taking loan or through the investment in securities। तो जो क्रेडिट क्रिएशन अभी हमने पढ़ा कि कमर्शियल बैंक की ऐसी पावर है जिसके थ्रू सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सपेंड किया जाता है। अब वो हो कैसे चल सकता है, या तो बैंक लोन प्रोवाइड करे और या फिर जो मनी उनके पास है बाहर एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट की वजह से भी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स जो क्रेडिट क्रिएशन है ये एक ऐसी पावर है, हम इसको पावर ही कह सकते हैं, कमर्शियल बैंक की ये पावर है जिसके थ्रू हम सेकेंडरी डिपॉजिट को एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन होता है सेकेंडरी डिपॉजिट का, और होता है कैसे है, या तो ये लोन देकर एक बैंक कर सकता है और या फिर वो सिक्योरिटीज़ के अंदर मनी इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकता है। तो दैट मीन्स जो क्रेडिट क्रिएशन है बेसिकली वो क्रेडिट को क्रिएट करना है, सेकेंडरी डिपॉजिट को बढ़ाना है, और उसके लिए या तो बैंक मनी लोन की फॉर्म में दे सकता है और या फिर वो इन्वेस्टमेंट कहीं पर अपना मनी इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्रेडिट क्रिएशन की। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसके अंदर सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट आता है, इसी के बेस पर पूरा क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड है। फिर डिमांड डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो कस्टमर, जो डिपॉजिटर बैंक के पास मनी डिपॉजिट करवाते हैं और इनको हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी कस्टमर इसकी डिमांड करेगा तो कमर्शियल बैंक को इसको पे करना पड़ेगा। तो ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं। इनको फर्दर हमने क्लासीफाई किया है जिसके बेस पर क्रेडिट क्रिएट किया जाता है। इसके 5 हम पार्ट कह सकते हैं। प्राइमरी और कैश डिपॉजिट, देन इसके बाद आता है सेकेंडरी या हम इसको डेरिवेटिव डिपॉजिट कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो, बेसिकली इसको हम CRR भी बोलते हैं। एक्सेस रिजर्व हो सकते हैं और क्रेडिट मल्टीप्लायर हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में करेंगे कि ये सारे होते क्या हैं और इनका क्या रोल है। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी या कैश डिपॉजिट हो सकता है। तो प्राइमरी डिपॉजिट में होता क्या है, कैश डिपॉजिट क्या होते हैं,
ये वो अमाउंट होती है जो पब्लिक बैंक में डिपॉजिट करवाती है, कि जो अमाउंट पब्लिक के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करवाई जाती है तो उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट या कैश डिपॉजिट कह सकते हैं। और ये पैसिव डिपॉजिट होते हैं क्योंकि इनका ये एक ही जगह पर स्टेबल होते हैं, तो हम इनको पैसिव डिपॉजिट कह सकते हैं। तो कोई भी अमाउंट जो बैंक में कस्टमर के थ्रू डिपॉजिट करवाई जाती है, पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट करवाई जाती है, तो वो कैश डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट है। सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड होते हैं सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट। डेरिवेटिव या सेकेंडरी डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट होते हैं? जब भी एक पर्सन बैंक में लोन के लिए आता है, लोन वो लेना चाहता है, तो उसको लोन कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता, उसको जो लोन है वो कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता, बल्कि उसके नाम से एक अकाउंट बैंक में ओपन कर दिया जाता है। तो जितना उसको लोन दिया गया, तो जितने अमाउंट की उसको रिक्वायरमेंट है तो उस अमाउंट को वहाँ से विड्रॉ करता रहेगा। जितना भी उसको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको विड्रॉ करता रहेगा और चेक को इशू करके। तो इस तरह के डिपॉजिट को हम सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट कह सकते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा पूरा डिमांड डिपॉजिट होता है, जो ऑन डिमांड हमें पे करना पड़ेगा, वो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट इन दोनों का सम टोटल है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वहाँ से हमारे पास डिमांड डिपॉजिट आ जाते हैं। तो प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कस्टमर बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करता है, एंड सेकेंडरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो लोन की फॉर्म में कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का भी क्रेडिट क्रिएशन में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कैश रिजर्व रेशो बेसिकली क्या है? कैश रिजर्व रेशो हर एक बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ती है, क्योंकि जिस पर्सन ने बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवाया है तो वो किसी भी टाइम अपने डिपॉजिट की डिमांड कर सकता है, मतलब वो विड्रॉ कर सकता है। तो टोटल डिपॉजिट का जो कस्टमर बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवाते हैं, जो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड होती है, उसका कुछ पार्ट अपने पास बैंक रिजर्व की फॉर्म में रखता है, और जो ये रिजर्व होता है जो कैश की फॉर्म में रखा जाता है, तो इस कैश को हम कैश रिजर्व बोलते हैं। और टोटल डिपॉजिट का जितना पार्ट हमने कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना है, जितना रेशो कैश रिजर्व की फॉर्म में होगा, तो उस रेशो को हम कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो बेसिकली टोटल डिपॉजिट का वो प्रोपोर्शन है जो हर एक बैंक को अपने पास कैश की फॉर्म में रखना होगा, जो किसी को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किया जाता, ताकि जो ऑन डिमांड कैश लोग विड्रॉ करते हैं तो उसको पे करने में बैंक कैपेबल हो। फिर इसके बाद आता है एक्सेस रिजर्व। तो एक्सेस रिजर्व क्या है? CRR से ज़्यादा जितना अमाउंट बैंक के पास होता है, जितना हमें CRR रिक्वायर्ड है, तो उससे जितना ज़्यादा अमाउंट बैंक के पास डिपॉजिटेड होगा, तो इस अमाउंट को हम एक्सेस रिजर्व कहते हैं। तो बैंक इस रिजर्व का यूज़ क्या कर सकता है? वो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए दे सकता है जब क्रेडिट की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, और इंटरेस्ट अगर हाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा लोन की फॉर्म में दिया जाएगा। तो एक्सेस रिजर्व का यूज़ भी क्रेडिट क्रिएट करने में किया जाता है, कि जब हम लोगों के पास CRR से ज़्यादा रिजर्व हैं, ज़्यादा अमाउंट अवेलेबल है, तो इसका यूज़ हम किसके लिए कर सकते हैं? मनी को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मनी क्रिएट करने में कमर्शियल बैंक की हेल्प करते हैं। देन इसके बाद आता है लास्ट जो कंटेंट है वो है क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा रेशो है, जो इंक्रीज इन टोटल डिपॉजिट और इंक्रीज इन प्राइमरी डिपॉजिट, कि जैसे ही प्राइमरी डिपॉजिट में इंक्रीज आता है, उसकी वजह से टोटल डिपॉजिट में कितना इंक्रीज होगा, तो उस प्रोपोर्शन को क्रेडिट मल्टीप्लायर बोला जाता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर और कैश रिजर्व रेशो में ऑपोजिट रिलेशन होता है, एक इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक अपने पास कैश ज़्यादा रिजर्व की फॉर्म में रखेगा तो वो बैंक की फॉर्म में लोन की फॉर्म में पैसा कम प्रोवाइड कर पाएगा, जिससे क्रेडिट कम क्रिएट होगा। दैट मीन्स जो क्रेडिट क्रिएशन हम करते हैं, अगर क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात करें तो कैश रिजर्व रेशो का ये ऑपोजिट होता है, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR, कैश रिजर्व रेशो।
तो ये इसका इन्वर्स हुआ। या इसको और हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन डी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। तो चेंज इन डी क्या है, जो हमारे टोटल डिपॉजिट्स हैं, दैट इज चेंज इन डी। एंड चेंज इन पी क्या है, जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था, प्राइमरी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग मनी डिपॉजिट करवाई थी, और टोटल कि उस डिपॉजिट के बाद हमने कितना क्रेडिट क्रिएट किया, कि टोटल आज की डेट में कितने डिपॉजिट हो चुके हैं, तो हमारे वो टोटल डिपॉजिट होते हैं। तो अगर हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर कंप्यूट करना है, अगर प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 1000 का था और इसके बेस पर जो हमने टोटल डिपॉजिट क्रिएट किया तो वो 10,000 का था। 1000 की डिपॉजिट के वजह से हमने 10,000 का डिपॉजिट क्रिएट किया है, तो ये होगा डी और ये क्या होगा, पी होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्रेडिट मल्टीप्लायर कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो पांचों पार्ट है, तो इनका क्रेडिट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजम्पशन आती हैं जिस पर क्रेडिट क्रिएशन बेस्ड है। हम कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन काम करता है। तो पहले अजम्पशन क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी डिपॉजिटर हैं वो वन एंड सेम टाइम पर अपना मनी विड्रॉ नहीं करेंगे, वन एंड सेम टाइम पर वो अपना मनी विड्रॉ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक पर्सन ने मनी डिपॉजिट करवाया और सेकेंड वन को हमने उसको लोन की फॉर्म में दे दिया, तो अगर दोनों ही विड्रॉ कर लेंगे तो उस केस में तो ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। हमारी असम्पशन क्या है कि अगर डिपॉजिटर ने मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, दैट मीन्स वो बैंक के अंदर ही है और वो लोग सेम टाइम पर आकर, वन एंड सेम टाइम पर आकर वो मनी को विड्रॉ नहीं करते हैं। और सेकेंड असम्पशन क्या है, बैंक लोन की अमाउंट को कैश की फॉर्म में नहीं देता है। जो वो लोन के अमाउंट को पे करेगा वो कैश में नहीं देगा, बल्कि बोरोवर का एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और इसके अंदर उस मनी को डिपॉजिट कर दिया जाता है, मतलब उस अमाउंट से अकाउंट ओपन किया जाता है। और इस अमाउंट में से जो बोरोवर है वो क्या कर सकता है, मनी को विड्रॉ कर सकता है, जितनी जितनी अमाउंट की उसको रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा यहाँ से निकाल सकता है। देन थर्ड है, ऑल बैंक स्ट्रिक्टली मेंटेन सीआरआर। ये assumption भी है कि सारे के सारे जो बैंक है वो एक सीआरआर हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। सारा का सारा पैसा वो लोन की फॉर्म में नहीं देते हैं, अपने पास कुछ अमाउंट वो अपनी लिक्विड पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए रखते हैं। देन बैंक एक्सपेंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस रिजर्व। तो बैंक किसके बेस पर क्रेडिट क्रिएट करता है, जितने भी बैंक के पास सीआरआर से ज़्यादा रिजर्व होते हैं तो उनका यूज़ क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जितने एक्सेस रिजर्व होंगे तो उनका यूज़ क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए किया जाएगा। ऑल बैंक्स रिसीव प्राइमरी डिपॉजिट। तो हर एक बैंक के पास कोई ना कोई प्राइमरी डिपॉजिट आता है, मतलब कस्टमर डिपॉजिटर बैंक के अंदर जाकर मनी डिपॉजिट करते हैं। ऑल बैंक एडवांस अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज देयर लोन। सारे के सारे बैंक क्या करते हैं, अपने डिपॉजिट्स का कुछ प्रोपोर्शन लोन की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट ऑफ ट्रेड एंड अदर ट्रांजेक्शन्स आर मेड बाय चेक। अगर कैश में ट्रांजेक्शन्स इकोनॉमी में कम होंगी और चेक में ज़्यादा होंगी तो इसकी वजह से बैंक के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा टाइम के लिए मनी जो है वो रिटेन्ड रहेगा और इस मनी का यूज़ वो क्रेडिट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी असम्पशन है कि जितनी भी हमारी ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो ज़्यादातर चेक के थ्रू की जाती है, वहाँ पर कैश का जो रोल है वो कम होता है, कैश का रोल कम होगा और ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स चेक के थ्रू ही होगी। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस आर नॉर्मल। और हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंडीशन नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो तभी जो ये मल्टीप्लायर है, जो क्रेडिट क्रिएशन है, तो उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज कि जो क्रेडिट क्रिएशन है तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को समझने के लिए जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया कि क्रेडिट क्रिएशन कहाँ पर काम करता है। अगर फर्स्ट वन की बात करें तो वो सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, जहाँ पर इकोनॉमी में सिर्फ एक सिंगल बैंक है तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन उसी पर्टिकुलर बैंक के थ्रू ही किया जाएगा। तो दैट मीन्स सिंगल बैंकिंग सिस्टम में जो इकोनॉमी है उसके अंदर सिर्फ एक ही बैंक होगा, एक ही बैंक क्रेडिट क्रिएट करने का काम करेगा
और क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है तो सिंगल बैंकिंग सिस्टम में एक ही बैंक के थ्रू की जाती है। इसके अलावा मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम भी हो सकता है कि हम लोग अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक बैंक नहीं होता है, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो वो सारे बैंक्स मिलकर क्रेडिट क्रिएट करने का काम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको क्लियर किया गया है कि क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस पूरी कैसे होती है। जैसे यहाँ पर है, आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ पर एक टेबल है जिसके अंदर बताया गया है, लाइक अगर हम राउंड्स की बात करें तो यहाँ पर इसके 3 राउंड है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जिसके अंदर पहला जो बेस है, अलग अलग बेसिस में भी इस प्रोसेस को डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट बेस है, बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर के बेस को इन्होंने लिया। फर्स्ट बेस में बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर में क्या होगा, लाइक अगर हम अलग अलग राउंड देखें तो पहले राउंड में ये फर्स्ट राउंड है, देन सेकेंड राउंड है, देन थर्ड राउंड है, और इसके अलावा यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में और भी राउंड होंगे। देन यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट गिवन है। तो हम डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं कि लाइक अगर एक पर्सन है जिसने बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवाया, तो बैंक के लिए वो डिपॉजिट प्राइमरी डिपॉजिट होंगे। अगर एक पर्सन बैंक के अंदर मनी डिपॉजिट करवाता है 1000 रुपीज़ का, तो वो बैंक के लिए प्राइमरी डिपॉजिट होंगे। अब बैंक क्या करता है, बैंक को कुछ पैसा अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखना होगा। लाइक अगर हर बैंक को अपने पास 10% CRR रखना होता है, तो एक बैंक को, इस पर्टिकुलर बैंक को 1000 का 100 अपने पास CRR के फॉर्म में रखना होगा। कैश रिजर्व रेशियो जो होगा, कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना होगा। और 1000 में से अगर 100 वो कैश रिजर्व के फॉर्म में रख रहा है, तो रिमेनिंग अमाउंट वो लोन की फॉर्म में दे सकता है। तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा कितना, 1000 में से 100 डिडक्ट करने के बाद 900 रुपीज़ लोन या सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में ये बैंक फर्दर किसी और डिपॉजिटर को, कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम एक बैंक के पॉइंट से देखें, तो अगर ए है, ए बैंक का डिपॉजिटर है, ए बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएगा और बैंक इसमें से 100 रुपीज़ अपने पास रिटेन करेगा। और फिर अगर एक पर्सन को लोन की ज़रूरत है, उसने लोन की डिमांड की है, लाइक बी है, तो जो ये बी की डिमांड, बी ने लोन लेना चाहता है, तो बैंक 1000 रुपीज़ से में से 100 रुपीज़ अपने पास रिटेन करके 900 उसको लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। लेकिन जो ये 900 का लोन है वो एक्चुअल में कैश में नहीं दिया जाता है, बल्कि बी के नाम का एक अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो मीन्स जो ये पहले वाले डिपॉजिट होते हैं, जो एक इनिशियल डिपॉजिटर ने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है। और जो लोन की फॉर्म में दिए जाते हैं, तो इस तरह के डिपॉजिट को हम सेकेंडरी डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कह सकते हैं, कि जिस पर्सन के नेम से अकाउंट लोन के लिए ओपन किया गया है, तो वो भी एक तरह से मनी डिपॉजिटेड है और वो सेकेंडरी डिपॉजिट होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जिस पर्सन ने लोन लिया है, तो वो क्या करता है कि वो पेमेंट कैश में नहीं देता, बल्कि वो चेक के फॉर्म में देता है। तो अगर ये वाली जो 900 रुपीज़ इसको लोन के फॉर्म में दिया गया, अगर ये किसी पर्सन को इस अमाउंट के लिए चेक काट के देता है, लाइक अगर उसने सी को चेक काट कर दिया 900 का, तो सी क्या करता है, हम यहाँ पर ये भी एजम्पशन है कि सी का अकाउंट भी इसी पर्टिकुलर बैंक में है, और सी ये जो चेक है, ये वाला जो चेक था, वो चेक यहाँ इसी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देता है 900 का, जो सेकेंडरी डिपॉजिट था। तो ये भी एक तरह का डिपॉजिट हुआ। अब बैंक क्या करेगा, इसका अगेन 10% अपने पास रिटेन करेगा। तो 900 में से 90 रुपीज़ अपने पास रिटेन करके बाकी जो अमाउंट है 810, तो ये किसी नेक्स्ट वन को लोन के फॉर्म में दे देगा। अगेन जो 810 लोन की फॉर्म में दिया गया था, तो वो सेकेंडरी डिपॉजिट की फॉर्म में यहाँ पर एक डिपॉजिट ओपन हो जाएगा, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको कैश में नहीं दिया। तो इसमें से भी 81 रुपीज़ बैंक अपने पास रिटेन्ड करके रिमेनिंग 729 रुपीज़ का लोन दे देगा। तो इस तरह से प्रोसीजर हमारी काफ़ी स्टेप्स वो पूरी करेगी, और लास्ट में क्या होगा कि हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट था टोटल, वो हमने कितना क्रिएट कर दिया,
10,000 का, जिसमें से 1,000 हमने अपने पास कैश रिजर्व के फॉर्म में रखा और 9,000 रुपीज का सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट किया गया, लोन क्रिएट किया गया। तो इतने सारे लोगों की नीड को पूरा किया गया। तो यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर काम करता है कि कितना प्राइमरी डिपॉजिट, कितना हम उसके बेस पर कितना टाइम जो है अपने सेकेंडरी डिपॉजिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर हम सेकंड बेस की बात करें तो इसके अंदर जो सेकंड बेस आता है वो है क्रेडिट इक्वेशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर का बेस है। तो पहला जो बेस था दैट वाज बेस ऑफ बैलेंस शीट था। यहाँ जो ये बेस है, अगर हम इस बेस की क्रेडिट मल्टीप्लायर का बेस था, और सेकंड जो बेस है वो है क्रेडिट इक्वेशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट इक्वेशन और क्रेडिट मल्टीप्लायर का बेस हम कैसे कह सकते हैं, इस केस में कैश रिजर्व रेशियो हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम प्राइमरी डिपॉजिट को टोटल डिपॉजिट के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वहां से हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो आ जाता है। और हर एक राउंड में क्रेडिट में जो इंक्रीज होगा, अगर हम क्रेडिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्रेडिट का जो इंक्रीज होगा वो होगा चेंज इन पी इंटू 1 माइनस आर। आर यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो है। तो इसका जो नेक्स्ट बेस है वो क्रेडिट इक्वेशन एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर है। इसके अंदर हम कैश रिजर्व रेशो को लेकर चलते हैं। जो प्राइमरी डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट का प्रोपोर्शन होता है, प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन टोटल डिपॉजिट। प्राइमरी जो पैसा स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाया गया और टोटल डिपॉजिट जो प्राइमरी डिपॉजिट के बेस पर हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आर पी अपॉन डी हुआ। तो हर एक राउंड के अंदर क्या होगा, क्रेडिट में कितना चेंज आएगा, चेंज इन पी इंटू 1 माइनस आर। हर एक राउंड के अंदर जो चेंज होगा चेंज इन पी इंटू 1 माइनस आर होगा कि प्राइमरी डिपॉजिट में जो हमारा चेंज है इंटू 1 माइनस आर वो आगे क्रेडिट की फॉर्म में मनी किसी को प्रोवाइड कर पाएगा। लाइक अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमारे प्राइमरी डिपॉजिट 1000 है, प्राइमरी डिपॉजिट हमारे 1000 है और आर 10% है, तो इंक्रीज कितना होगा प्राइमरी डिपॉजिट में, फर्स्ट राउंड के अंदर कितना इंक्रीज होगा, 1000 इंटू 9/100। 9/100 कैसे हुआ, अगर हम 9/100 का मैं बताऊं, लाइक 1000 का है तो ये P हुआ, ये P है। इसके बाद 1 माइनस आर हम करते हैं, तो यहाँ पर आर हमें कितना गिवन है, 10% गिवन है। 1000 इंटू 1 माइनस 10/100 हम लेके चले, तो मीन्स जो अगला जो क्रेडिट क्रिएट होगा 1000 इंटू 90/100 होगा। तो जो अगला बैंक है ये यही सिमिलर जो बैंक है तो कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, 900 का। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो ऐसी एक इक्वेशन बनती चली जाती है और अगर इस इक्वेशन का हम सम टोटल करें तो वहाँ से हमारे पास टोटल डिपॉजिट आ जाते हैं, जितना डिपॉजिट हमने क्रिएट किया। तो लाइक यहाँ पर है पहले स्टेप पर जितना स्टार्टिंग का हमारा डिपॉजिट था, चेंज इन D1 प्लस चेंज इन D2 प्लस चेंज इन D3 एंड लास्ट में चेंज इन DN। तो इसका जो सम टोटल होगा दैट इज टोटल इंक्रीज इन डिपॉजिट। ये एक क्रेडिट इक्वेशन वाला बेस है। देन इसको हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक पहले जो प्राइमरी डिपॉजिट थे हमारे 1000 के हैं, फिर जो चेंज हुआ 1000 इंटू 1 माइनस रेट 1/100 है, 1/10 हम कह सकते हैं, 10/100 हुआ, प्लस अगला अगर जो क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा तो यहाँ पर 1000 हम लेंगे इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 2 और प्लस अगेन 1000 इंटू 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा 9/10 होगा, तो 900 का डिपॉजिट क्रिएट किया गया। यहाँ 9/10 का होल स्क्वायर होगा तो 810 का डिपॉजिट क्रिएट किया जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ की बात करें तो 729 का डिपॉजिट क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरह से जो एक ही पर्टिकुलर बैंक बहुत सारे डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है और
जितने प्राइमरी डिपॉजिट थे उससे कई गुना ज़्यादा सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो ये जो बेस था वो क्रेडिट इक्वेशन का बेस है, जिसके बेस पर हम देख सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर बैंक है वो किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट करता है, क्रेडिट का क्रिएशन होता है। तो नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है इसका, बेस ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। पहले वाले केस में हमने कैश रिजर्व रेशो को बेस की तरह देखा। सेकंड स्टेप पर हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में समझा कि क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसको हम बैलेंस शीट के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर आपको ये क्रेडिट क्रिएशन के रिगार्डिंग हमें फाइनल बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें सबसे पहले जो डिपॉजिट है यहाँ पर हमें प्राइमरी डिपॉजिट गिवन है। तो जो फर्स्ट डिपॉजिट था बैंक के अंदर वो 1000 का था। इसमें से जो कैश रिजर्व रखा गया वो हमारा कैश रिजर्व भी हमारा कितना है 1000 का ही रखा गया स्टार्टिंग के अंदर। फिर जो लोन पहले इसमें क्या हुआ कि लोन कितना प्रोवाइड किया गया, 900 का लोन प्रोवाइड किया गया। 100 का सीआरआर रखने के बाद 900 का लोन प्रोवाइड किया गया। तो हमारे पास जो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा वो 900 का होगा, क्योंकि इस अमाउंट से एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। फिर देन इतना ही यही हमारा डिपॉजिट था और यही हमारा लोन है। पहले वाले केस में अभी हमने किसी को लोन नहीं दिया था तो वो 1000 हमारा कैश रिजर्व के फॉर्म में था, इसलिए हमने उसको एसेट साइड में शो किया। फिर इसमें से 100 का हमने अपने पास रिजर्व रखा और 900 हमने किसी को लोन के फॉर्म में दे दिया। तो लोन हम कैश में नहीं देते हैं बल्कि अपने पास उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो ये प्राइमरी डिपॉजिट है और यहाँ पर एक सेकेंडरी डिपॉजिट ये क्रिएट हुआ। तो हमने डिपॉजिट क्रिएट किया तो मीन्स हमने 900 की लोन दिया है किसी को, तो वो हमारे लिए एसेट्स हो जाएंगे। फिर इस 900 में से भी 90 रुपीज़ हमने रखकर अगेन लोन प्रोवाइड किया, 810 का लोन हुआ। और लोन हमने कैश में नहीं दिया है, रादर हमने एक अकाउंट ओपन किया है। तो जो अकाउंट ओपन होगा वो 810 का होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। तो हमारी एसेट्स 10,000 की हो जाएंगी और लायबिलिटीज का टोटल 10,000 का होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर बैंक है तो वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है। एक सिंगल बैंक की बात हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में अगर हम एक रियल वर्ल्ड की बात करें तो एक सिंगल बैंक की इकोनॉमी के अंदर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं जो क्रेडिट क्रिएट कर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। तो एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम की बजाय एक मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम भी क्रेडिट क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा बैंक्स हैं। तो वो कैसे होगा, उसमें किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इसमें भी सबसे पहला जो बेस है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर का बेस है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बैंक नहीं होगा बल्कि मल्टीपल बैंक्स होंगे। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर में अगर हम पहली बात करें, लाइक यहाँ पर बहुत सारे बैंक हमें नज़र आ रहे हैं ABCDEF, तो ये सारे बैंक्स हैं जो एक ही प्राइमरी डिपॉजिट से बहुत सारा जो मनी वो क्रिएट करते हैं। देखो अगर ए बैंक है, इसके अंदर एक कस्टमर ने किसी कस्टमर ने, अगर हम एक कस्टमर का देखें, एक डिपॉजिटर ने यहाँ पर मनी डिपॉजिट करवाया, ये डिपॉजिटर है और उसने बैंक ए में मनी डिपॉजिट करवाया है। अब ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक अगर हम 10% का ही रिजर्व मान के चल रहे हैं तो ये बैंक क्या करेगा, इसमें से इस अमाउंट का 10% 100 अपने पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखेगा और 1000 में से 100 अपने पास रिटेन्ड करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 1000 में से 100 अपने पास रिटेन्ड किया और 900 किसी और पर्सन, लाइक अगर कोई भी और डिपॉजिटर है, ये एक्स था, तो ये वाई को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देगा। अब वाई क्या करता है, और ये जो लोन की फॉर्म में दिया जाता है तो अगेन वो कैश में नहीं होता बल्कि उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो वाई अगर इसका कोई चेक किसी थर्ड पार्टी को देता है और वो पर्सन बैंक बी में मनी डिपॉजिट कर, वो चेक डिपॉजिट कर देता है, तो बैंक के पास वो चेक आ गया, तो बैंक क्या करेगा, इसके पास 900 का चेक आया, तो ये प्राइमरी डिपॉजिट था जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था और इसकी वजह से ये सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ। अब ये भी क्या करेगा, इसमें से 90 रुपीज़ अपने पास रिटेन्ड करके 10% कैश रिजर्व की फॉर्म में रखकर और रिमेनिंग अमाउंट अगेन वो लोन की फॉर्म में दे देगा
और ये जो पर्सन है इसको लोन के फॉर्म में दिया गया, और चेक के फॉर्म में अगर वो किसी को पेमेंट करता है तो लाइक अगर वही वाला चेक बैंक सी में डिपॉजिट हो जाता है तो यहाँ पर वो चेक डिपॉजिट हो गया, तो अगेन ये सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट हुआ। तो फिर 81 अपने पास रिटेन करके 729 वो लोन के फॉर्म में फर्दर प्रोवाइड करते। तो इस तरह से प्रोसेस फर्दर कंटिन्यूटी में रहेगी। और लास्ट में हम क्या देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट था वो 1000 का था, और इसके बेस पर टोटल डिपॉजिट 10,000 के क्रिएट कर लिए गए। कैश रिजर्व हमारे पास 1000 का रहा, तो लोन के फॉर्म में 9000 रुपीज़ प्रोवाइड किया गया। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएट होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इस सिस्टम के अंदर ये मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम था, और क्रेडिट क्रिएशन का जो बेस था वो क्रेडिट मल्टीप्लायर था। मतलब हमने क्या किया, अगर हम 1000 की बात करें, प्राइमरी डिपॉजिट हमारा 1000 है, तो हमने इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई 10 टाइम हमने इसको बढ़ाकर अपने डिपॉजिट को 1000 से बढ़ाकर 10,000 कर लिया। तो इस तरह से एक बैंक अकेला भी क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, और मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में भी क्रेडिट को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इसका फर्स्ट बेस था, बेसिस ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर अगर हम इसके सेकेंड बेस की बात करें, मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट बेस है वो बेसिस ऑफ बैलेंस शीट है। फर्स्ट बेस में हमने क्रेडिट मल्टीप्लायर की बात की थी, और अब है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से भी हमें पता चल जाता है कि किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट किया गया। तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगेन ऐसा ही है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एबीसी और बहुत सारे बैंक हैं जो इकोनॉमी के अंदर है। सबसे पहले एक बैंक डिपॉजिट करता है बैंक ए में 1000 रुपीज़ का। अगर हम बैंक ए की प्राइमरी बैलेंस शीट देखें तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, बैंक ने भी किसी को लोन नहीं दिया, बैंक की डिपॉजिट भी 1000 के हैं, और बैंक के पास कैश भी 1000 की फॉर्म में है। तो लायबिलिटीज़ भी उतनी है और एसेट्स भी हमारी 1000 की है। जब ये अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रिटेन करके आगे किसी को लोन दे देता है तो बैलेंस शीट हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसके इसमें जो बैलेंस शीट हमारी होगी तो वो किस तरह की होगी, ये आफ्टर लोन प्रोवाइड करने के बाद जो बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनल बैलेंस शीट होगी बैंक ए की। तो बैंक ए की फाइनल बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि बैंक के पास जो डिपॉजिट था वो 1000 का था। बैंक ने अपने पास कैश रिजर्व 100 रुपीज़ का रिटेन्ड किया, और लोन उसने 900 का दे दिया। तो मीन्स जो टोटल है अगेन हमारा इक्वल है। तो जो रिजर्व की फॉर्म में रखा वो भी फॉर्म के लिए एसेट है, और जो लोन की फॉर्म में दिया गया वो भी फॉर्म के लिए एसेट है। तो 900 का लोन इस बैंक ने क्रिएट किया है, तो इसकी फाइनल बैलेंस शीट है। ऐसे ही हम सेकंड बैंक की बात कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड बैंक होगा, और सेकंड बैंक लाइक बी बैंक है, तो बी बैंक की भी प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस शीट आ जाएगी। बैंक बी में जो लोन बैंक ए के थ्रू प्रोवाइड किया गया था तो उसका चेक बैंक बी में डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी डिपॉजिट ओपन कर लिया गया। तो इसके लिए वो एक तरह से प्राइमरी डिपॉजिट होगा, तो वो भी इसमें से कैश रिजर्व रेशो रखेगा, कैश रिजर्व रखेगा 9। ये प्राइमरी है जब तक उसने लोन नहीं दिया था। तो प्राइमरी बैलेंस शीट के अंदर डिपॉजिट भी हमारे 900 के हैं और कैश रिजर्व भी 900 का है। अभी तक इस पर्टिकुलर बैंक ने किसी को लोन प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन जब ये बैंक इस 900 में से कुछ मनी रिटेन करने के बाद किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो उस केस में बैलेंस शीट हमारी थोड़ी सी बदल जाएगी। तो बैलेंस शीट का फॉर्म कैसा होगा, ये फाइनल बैलेंस शीट है बैंक बी की। तो बैंक बी में क्या हुआ था, जो डिपॉजिट था बैंक बी के अंदर जो डिपॉजिट करवाया गया वो 900 का था। इसमें से 90 रुपीज करने के बाद मेरी एक उनकी प्रोवाइड की गई, इसकी फाइनल बैलेंस शीट आ जाए। ऐसे सारे बैंक की एक कॉमन बैलेंस शीट भी हम बना सकते हैं। तो उसके अंदर जितने भी बैंक हैं एबीसी कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो अमाउंट डिपॉजिट की फॉर्म में आ गई, इसने 90 रिटेन किया, 810 का लोन प्रोवाइड किया। तो अगेन ये अमाउंट यहाँ पर आ गई, इसने 81 रिटेन किया, 720 का लोन प्रोवाइड किया, एंड सो ऑन।
ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था वो 1000 का था, और इसकी वजह से जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट है वो 10,000 की हुई। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था जितने हमारे टोटल डिपॉजिट होते हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट और जो हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट है इन दोनों के टोटल के इक्वल होते हैं। तो इससे क्लियर है कि मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में किस तरह से क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये इसका, लिमिटेशंस क्या हैं क्रेडिट क्रिएशन की। कोई भी बैंक अगर क्रेडिट क्रिएट करता है, जो अजम्पशंस हैं तो उन्हीं को ही हम क्या मान के चलते हैं कि वो उनकी लिमिटेशन भी बन जाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की, कि बैंक को कुछ ऐसे लिमिटेशंस होती हैं, जो कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स होते हैं जिसकी वजह से अगर वो ना हो या कुछ ऐसा हो कि उनका ऑपोजिट कुछ हो जाए तो बैंक क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर सकता है, कम कर सकता है। तो वो कौन कौन से केस हैं? लाइक फर्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है कि बैंक अपने डिपॉजिट का कितना अपने पास कैश रिटेन्ड करके रखेगा। जितना लोअर ये परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकेगा बैंक। लाइक अगर 1000 का अगर कैश रिजर्व रेशो 10% है तो बैंक को 100 रिटेन्ड करना होगा और वो 900 लोन की फॉर्म में दे पाएगा। लेकिन अगर ये रिजर्व रेशो 20% का हो जाए तो 1000 में से उसको इसका 20% अपने पास रिटेन्ड करना होगा, मीन्स 200 रिटेन्ड करना होगा, और लोन की फॉर्म में कितना देना होगा, 800 का। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है प्राइमरी डिपॉजिट। तो प्राइमरी डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएशन में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर एक पर्सन बैंक में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएगा तो 10% रिटेन करने के बाद 900 का लोन दिया जा सकेगा। लेकिन अगर एक पर्सन ने 2000 डिपॉजिट करवाया तो 200 रिटेन करने के बाद बैंक जो है वो 1800 का लोन दे सकेगा। दैट मीन्स जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होगा उतना ही ज़्यादा लोन देने की कैपेसिटी बैंक की बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही लार्ज होगा। देन थर्ड आता है बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। अगर लोग ज़्यादातर अपने जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, लाइक बैंक की बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, वो चेक के थ्रू करते हैं। अगर ये ट्रांजेक्शन्स चेक के थ्रू की जाती हैं तो उनको कम कैश की रिक्वायरमेंट होती है और उनकी क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा पैसा लोन की फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर लोग कैश में ज़्यादा डील करेंगे तो कम अमाउंट बैंक के पास अवेलेबल होगी, और अमाउंट कम होने की वजह से क्रेडिट क्रिएट करना भी पॉसिबल नहीं होगा या बहुत कम क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा बैंक। देन इसके बाद जो नेक्स्ट लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन नंबर 4, क्रेडिट पॉलिसी होता है सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी क्रेडिट क्रिएट करने के लिए लिबरल है, अगर ये पॉलिसी लिबरल है तो बैंक ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। तो ये बैंक रेट से अपनी बैंक रेट में चेंज करके, SLR को चेंज करके, तो वो उन सबको चेंज करके इस पॉलिसी कमर्शियल बैंक को रोक सकती है क्रेडिट क्रिएट करने में। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ये, जो हर एक बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिटेन करना ज़रूरी होता है। अपने कुछ डिपॉजिट का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना होता है। तो जितना ज़्यादा SLR बढ़ता जाएगा उतना ही कमर्शियल बैंक के लोन देने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। पॉलिसी ऑफ अदर बैंक, तो कई बार एक बैंक को बाकी बैंक्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होना पड़ता है। लाइक अगर हम पिछले वाले एग्जांपल में देखें कि अगर ए बैंक के पास मनी डिपॉजिट हुआ और अगर वो लोन नहीं देता है तो फर्दर बी के पास कुछ भी डिपॉजिट की फॉर्म में नहीं आएगा, या ए तो लोन की फॉर्म में दे देता है और बी के पास डिपॉजिट भी हो जाता है, लेकिन बी लोन प्रोवाइड नहीं करना चाहता, ज़्यादा मनी अपने पास रिटेन करना चाहता है। तो अगर पूरी चेन में से अगर एक सिंगल बैंक भी उनके साथ कॉर्पोरेट करने से मना कर देता है तो जो बैंक है वो इफेक्टिवली क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर पाएगा। देन लीकेज इन सर्कुलेशन, तो ये भी यही है कि अगर पूरे सर्कुलेशन में कैश की लीकेज हो जाती है, कैश हमारा सारा का सारा अगर कस्टमर ने विड्रॉ कर लिया, अगर ए ने किसी बैंक में मनी डिपॉजिट करवाया और उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ ना करके अपने पूरे अकाउंट को नील कर दिया, तो बैंक के पास कुछ नहीं होगा और बैंक क्रेडिट को क्रिएट नहीं
कर पाएगा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बोरोवर। अगर बैंक के पास अच्छे बोरोवर अवेलेबल हैं, अच्छे बोरोवर हैं बैंक के पास, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलता है कि बैंक जो है वो प्रॉपर्ली इफेक्टिवली क्रेडिट को क्रिएट कर पाएगा। तो बोरोवर अगर ट्रस्टवर्दी हैं और वो अच्छे सिक्योरिटीज लोन के अगेंस्ट रखते हैं तो बैंक ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा। अगर ट्रस्टवर्दी बोरोवर हैं और वो अपना टाइमली इंटरेस्ट पे करते हैं तो लोन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, लोन ज़्यादा दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट आता है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन। अगर टाइम इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन का है तो इस केस में जो लोन की डिमांड होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो अगर डिमांड ही कम होगी तो क्रेडिट भी कम दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बूम ड्यूरेशन की बात करें तो उस केस में डिमांड ज़्यादा होगी और क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। These are the limitations of credit creation. So this was all about credit creation. I hope you will understand the topic. Thank you.